नर्सिंग एक्शंस के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग एक्शंस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सिंपल है, नर्सिंग एक्शन की जहाँ पर भी बात करता है तो मतलब वो आपसे क्या चाहता है कि पेशेंट का स्टेटस चेक कर लो, है ना। स्टेटस में आप कैसे चेक कर सकते हो? पहली चीज़ वाइटल साइंस, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सारे के सारे आपने चेक कर लिया। दूसरा क्या करना है? वेरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड आपको वेरिफिकेशन खुद को भी करना होता है, एक वेरिफिकेशन और कराना होता है। वेरीफाई द ब्लड विद अदर नर्स अगेंस्ट द क्लाइंट्स आईडी ब्रेसलेट। वो पेशेंट को आप मतलब पेशेंट जो प्रॉपर पेशेंट है, प्रॉपर पेशेंट का ब्लड जो क्रॉस मैच होके है वो प्रॉपर पेशेंट को लगना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। तो आपको पहले पेशेंट की आइडेंटिटी देखनी है, फिर उसकी जो लैब वालों ने लिख के भेजी है उससे क्रॉस मैच करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है? मॉनिटर द वाइटल साइंस अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल की जो भी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना होता है। अब एक बात करें तो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। रेजिन्स और स्पिनेक आर हाई इन आयरन। जहाँ पर भी पालक की बात कर रहा है, एनीमिया की चाहता है, वो एनीमिया का करेक्शन चाहता है तो एनीमिया के लिए आयरन देते हैं। आयरन पालक में और रेजिन्स में वो एडिक्वेट अमाउंट में होता है। अब एक टर्म आती है DIC। DIC क्या होता है? तो DIC होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। मतलब क्या हुआ कि ब्लीडिंग टेंडेंसी है, साथ में क्लोटिंग टेंडेंसी भी है। वेसल्स में क्या है? वेसल्स में हमने पहले बात करी थी कि वेसल्स में क्या चलता है? एक तो सेल्स का पार्ट चलता है और दूसरा क्या चलता है? लिक्विड्स या फ्लूइड, ठीक है। सेल्स फिक्स अमाउंट में होती हैं और लिक्विड्स फिक्स अमाउंट में होते हैं। ब्लड का कॉम्पोजिशन बना हुआ होता है और वो चलता रहता है। अगर मान लो ये सेल्स हैं वो अंदर ही अंदर उनका क्लॉट बनने लग जाए कोई भी कारण से, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी से या फिर कोई प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन से, तो उसमें क्या होगा कि वेसल्स में या फिर कोई हाई ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, ब्लड नहीं लगा, सिर्फ फ्लूइड ही फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड लग गया। और क्या कारण हो सकता है? सर्टेन डिसऑर्डर्स होते हैं, सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं। प्रेगनेंसी के एक्लेम्पसिया के बाद में पेशेंट DIC में जा सकती है। तो उस सब में क्या हुआ कि ये जो सेल्स है, सेल्स के तो बन गए गुच्छे और उन सेल के गुच्छों ने क्या करा कि उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिया। तो जगह जगह पे तो क्या हो गए? सेल्स के क्लस्टर बन गए, तो कोगुलेशन हो गया और इससे क्या बन गए? कोगुलेट हो गए, थ्रोम्बस बन गए, ठीक है। अब ये क्या? डिसेमिनेट हो गए, मतलब जगह जगह फैल गए, जगह जगह एक गुच्छे बन गए। अब जहाँ पर आपको ब्लीडिंग रोकना है वहाँ पे तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेसिव क्लोटिंग हो रही है। ये क्लोट है, यहाँ से निकल के कहीं एम्बोलाइज हो जाएगा और वो एम्बोलाई होगी तो उससे क्या हो जाएगा? पेशेंट का अफेक्टेड पार्ट हार्ट में आया तो हार्ट गया, लंग में आया तो लंग गया, ब्रेन में आया तो ब्रेन गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सिंपल, हमने पहले भी बात करी है कि उस सिचुएशन में उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। नर्स क्या चोट दे सकती है मरीज को? तो नर्स क्या करती है? इंजेक्शन लगाती है, जिससे सब डरते हैं, है ना। तो नर्स को इंजेक्शन IM लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको इंजेक्शन नहीं लगाना। कारण क्योंकि उसका जैसे आप इंजेक्शन लगा के वापस सुई बाहर निकालोगे, निडल बाहर निकालोगे, तो उस प्रिक वाली जगह पर क्या होगा? वहाँ पर ब्लीड होगा। ब्लीड वहाँ पर ना हो तो इंटरनल ब्लीड होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ब्लड बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीमेटोमा बोलेंगे। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है अपनी हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कम होने से, ब्लड का वॉल्यूम कम होने से पेशेंट किस में चला गया? शॉक में चला गया। अब हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? शॉक टर्म मैंने आपको नाम दिया था कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स। सेंट्रल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का धराशायी होना, कोलैप्स होना, दैट इज शॉक, ठीक है। तो शॉक में क्या होगा? बीपी तो कम और पल्स क्या होगा? बढ़ा हुआ। बढ़े हुए पल्स को हम क्या लिखते हैं? टेकिकार्डिया। अब ये टेकिकार्डिया क्यों होगा? भाई वॉल्यूम तो कम है, तो कम वॉल्यूम को कम स्पीड से फेंकना पड़ेगा, कम जोर आएगा? नहीं,
बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में डिमांड और सप्लाई के चेन चल रही है। बॉडी के पूरे टिश्यूज को क्या चाहिए, परफ्यूजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, हार्ट से आएगी। तो हार्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इतना पंप करो कि लास्ट तक सारा ब्लड पहुंच जाए। बट अगर मान लो ब्लड ही कम हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, चाहे कोई चोट लगने की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हार्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ताकि जो बचा कुचा ब्लड है वो जो लॉस हो गया उसकी पूर्ति करता रहे, एटलीस्ट जहाँ तक कंपनसेट ना हो पाए। तो ये क्या है, दिस इज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू बॉडी ऑर्गन्स। सिंपल। माइल्ड एनीमिया, आयरन इज नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन दे रखा है कि माइल्ड एनीमिया में या एनीमिया में आयरन क्या चाहिए, तो आयरन चाहिए। आयरन क्या करेगा, आयरन से आयरन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम प्लस प्रोटीन ग्लोबिन। हीम कहाँ से आएगा, इस आयरन से आएगा। आयरन को हीम बोलते हैं, तो हीम कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। तो माइल्ड एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए। पर्निशियस एनीमिया में डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। सिंपल क्वेश्चन है। अब अभी एक 2020 में एम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था बैकस्ट्राइड के बारे में, ठीक है। ये बैकस्ट्राइड होता क्या है, तो बात करें, ये हमारा मान लो हार्ट है ना। हार्ट के चारों तरफ क्या होता है, कवरिंग होती है एपिकार्डियम की। तो इसमें क्या दो लेयर होती हैं, एक तो जो विसरा के ऊपर होती है विसरल लेयर, और दूसरी होती है पेराइटल लेयर। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई फ्लूइड, रूटीनली 5 से 20 ml का फ्लूइड होता है। बट अगर मान लो फ्लूइड बढ़ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कार्डाइटिस हो गया, या फिर कोई इफ्यूजन हो गया, इसमें इफ्यूजन मतलब इन्फेक्शन के साथ में छोटा मोटा पस बन गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ क्या होगी, एक झिल्ली बन गई। अब ये झिल्ली बन गई तो हार्ट को क्या चाहिए, हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन, तो उसको फैलने सिकुड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। अब वो स्पेस है वो उसको मिलेगा नहीं। अब स्पेस मिलेगा नहीं तो क्या होगा कि हार्ट है उसको काम कैसे करना पड़ेगा, तेजी से काम करना पड़ेगा। एफिशिएंटली ब्लड भेज सकता है, नहीं भेज सकता। और क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड आएगा, इसके अंदर पहले से ब्लड भरा हुआ है, इसके पास में ओवरलोड है, तो जो जुगुलर वेनस प्रेशर है, जो आईजीवी में देखते हैं हम लोग, ये जुगुलर वेनस प्रेशर है, वो क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। और इन तीनों चीज़ों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और इंक्रीज सीवीपी या जुगुलर वेन डिस्टेंशन। इन सब को मिला के इसमें इन दोनों में से एक, सेंट्रल वेनस प्रेशर या फिर जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्योंकि ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। तो टेकिकार्डिया क्यों है, क्योंकि हार्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक जगह पूरी बॉडी को परफ्यूजन के लिए ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस पूरा मिल नहीं रहा है तो डायस्टोल प्रॉपर हो नहीं रहा है। अब डायस्टोल पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसके अंदर फिलिंग कम हो रही है, फिलिंग कम हो रही है तो इफेक्टिव इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है तो ब्लड है वो बाहर टिश्यू तक कम पहुंच रहा है। तो हार्ट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, टेकिकार्डिया कराएगा, फटाफट 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 दौड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, बीपी है, वो बीपी कम आएगा। क्यों, क्योंकि हार्ट के पास में फैलने के लिए स्पेस नहीं है। अब हार्ट के पास में फैलने के लिए स्पेस नहीं है तो हार्ट के पास अंदर आने के लिए भी ब्लड के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है कि ब्लड अंदर जाता है। अब ब्लड अंदर जाता है, उसके लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो यहाँ पर जो वेन्स रहेंगे वो फूल जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। उसको मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर। और सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली कितना होता है, तो 3 से 8 होता है, और इसके साथ में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बैकस्ट्राइड अगर मान लो आपसे पिछली बार पूछ लिया गया तो इस बार हो सकता है इंडिपेंडेंट इस पे जाए, ठीक है, सीवीपी पे जाए, तो ये आपको याद होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर फीमोरोपोप्लिटियल बाईपास फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी कि एक्सट्रीमिटीज में क्या हो सकता है। ये मान लो पर्सन बना नहीं, पर्सन जैसा, ये मान लो ट्रंक, ठीक है, ये डायफ्राम मान लो, ये लोअर लिम्ब मान लो। अब इसमें क्या है कि
फीमोरोपोप्लिटियल हम लोगों ने बाईपास करा है। ये पोप्लिटियल मतलब नी जॉइंट्स लगभग यहाँ पर होंगे। फीमोरल से हम लोगों ने क्या करा है कि एक वेसल्स को बाईपास कर दिया। यहाँ पे कहीं ब्लॉक था आर्टरी में, तो यहाँ पर ब्लॉक था, तो उससे क्या है कि ब्लड नीचे नहीं आ रहा था, पैर खराब हो रहा था। पैर खराब हो रहा था तो हम लोगों ने वी गेव एन अटेम्प्ट टू सेव द लिम्ब। जनरली क्या होता है कि हम लोग, हमारे पास में मरीज आता है, पैर काला पड़ा हुआ है, इससे में गैंग्रीन हुआ हुआ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लिम्ब को एम्पूट करना पड़ता है, काटना ही पड़ता है, काट करके रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। बट सर्टेन सिचुएशन में मान लो कि पहले आ गया पेशेंट और अच्छे सेंटर पे आ गया जहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर CTVS, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी इसकी यूनिट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस मेन हाईवे बंद है तो इसके लिए एक बाईपास चैनल खोल सकते हैं। तो बाईपास चैनल का नाम कैसे दिया, ऊपर क्या होती है फीमोरल आर्टरी, नीचे क्या होती है पोप्लिटियल आर्टरी, तो फीमोरोपोप्लिटियल बाईपास। फीमोरल से एक बाईपास निकाला, रास्ता निकाल के पोप्लिटियल को लाके जोड़ दिया, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से निकला और ये नीचे सप्लाई करने लग गया, ये बीच में जो ब्लॉक था वो पड़ा रहे, ठीक है। अब क्या है कि ये पेशेंट आपके पास में CTVS सर्जरी करके उन्होंने भेज दिया आपके पास वार्ड में। अब नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करा गया है, वेसल्स को छेड़ा गया है, वेसल्स को छेड़ा गया है, वेसल्स में स्वेलिंग भी आ सकती है, हो सकता है बाईपास काम करना बंद कर दे, कर सकता है, क्योंकि ये मैन मेड थिंग है, नेचुरल तो है नहीं, वुमेन्स ने करा है बाईपास, तो हो सकता है काम करे, हो सकता है नहीं करे। अब नहीं करेगा मान लो, तो नर्स को कैसे पता लगेगा कि ये बाईपास काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या करना है, इससे डिस्टल जाना है, यहाँ पे जाके उसको पल्स चेक करनी है, पैर की नस जो पल्सेशंस है उनको चेक करनी है इससे डिस्टल। अगर इससे डिस्टल पल्सेशंस है मतलब ये बाईपास क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इससे डिस्टल पल्सेशन नहीं है तो नोटिफाई द डॉक्टर। तो इसमें क्या करना होता है, कलर देखना है, पल्स देखनी है। कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ का कलर है वो पहले पेल हो जाएगा, पेल के बाद में साइनोज्ड हो जाएगा, साइनोज्ड के बाद में ब्लैक होने लग जाएगा, ठीक है। तो कलर देखना होता है, पल्स देखनी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है। नॉर्मल साइनस रिदम क्या होती है, जिसमें PR इंटरवल आर रिलेटिवली कांस्टेंट, P और R है, ये P वेव और ये R वेव, ठीक है। तो ये PR इंटरवल है, वो अगर कांस्टेंट है तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है, नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है। 1 P वेव प्रीसीड्स ईच QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। P के बाद में QRS, P एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, QRS वेंट्रिकल्स का। तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने नीचे ब्लड फेंक दिया, नीचे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने फिर बाहर फेंक दिया, फिर वो आ जाता है अपना T रेस्टिंग वाला, ठीक है। तो नॉर्मल साइनस रिदम, ECG पे आपसे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको ECG रीड करने के लिए ज़्यादा नहीं दिया जाता, आपको बेसिक चीज़ें पूछते हैं, हार्ट रेट पूछ सकते हैं, साइनस रिदम पूछ सकते हैं, सिंपल चीज़ें, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल पॉइंट्स जो है उनके याद रखो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन मेजरिंग पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, PCWP, ठीक है। नर्सिंग एक्शन क्या करना है, तो नर्स जैसे वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, एज सून एज उसके बाद में क्या करना है, बलून को डिफ्लेट करना है। बलून डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, बलून फुलाना, इन्फ्लेशन, और उसको वापस हवा निकाल देना, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन करने से क्या होगा, जो सर्कुलेशन है वहाँ का वो कंटिन्यू हो जाएगा, प्रॉपर चालू हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि वो अगर मान लो बंद पड़ा रहा तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। नॉर्मली पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है, तो 4 से 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का मार्क माई वर्ड, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, जब हार्ट की सेल्स के पास में ब्लड सप्लाई पहले कम थी, इस्केमिक थी, और वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे सेल्स, वो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। मॉडिफाइबल, ये हमने सब सारे के सारे लेक्चर्स में डिटेल्ड करा है, बट ये सेशन क्या है कि ये क्वेश्चन बेस्ड सेशन है, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉसबी, एनक्लेक्स, तो ये यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स में डिटेल में आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल दो में डिवाइड करते हैं। नॉन मॉडिफाइबल ऐसी चीज़ें जिनको आदमी चेंज नहीं कर सकता, उम्र बढ़ गई चेंज नहीं कर सकते, जीन चेंज नहीं कर सकते, सेक्स चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, माता पिता थोड़ी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ओबेसिटी ये मॉडिफाइबल है, हाइपरटेंशन मॉडिफाइबल है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ये मॉडिफाइबल है, डायबिटीज मेलाइटिस आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये रेसेस है ये नॉन मॉडिफाइबल है। तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स दे रखे हैं लेक्चर्स में, हमने इससे एडिशनल कर रखे हैं, ठीक है। अब डायबिटीज इज ट्वाइस एज हाई ए प्रिडिक्शन ऑफ क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट डिजीज इन वुमेन देन इन मेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेरेब्रल एंजियोग्राम। सेरेब्रल एंजियोग्राम मतलब सेरेब्रल मतलब अपना ब्रेन मैटर से बात कर रहा है, एनजीओ मतलब क्या हो गया, ब्रेन की वेसल्स, एनजीओ मतलब वेसल, सेरेब्रल मतलब ब्रेन, ग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये किस चीज़ की बात करना चाह रहा है कि आपको ब्रेन में कौन सी वेसल्स वो प्रॉपर सप्लाई कर रही है नहीं करनी है, उनका एक डायग्राम बनाना है, पता करना है कि कौन कौन सी वेसल्स, कौन कौन सी आर्टरीज वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, कौन सी में रुकावट है, स्टेनोसिस है, या कौन सी में ब्लीड है, ठीक है। तो इस सब के लिए हम क्या करेंगे, एक कैथेटर ब्रेकियल आर्टरी होती है जो हाथ वाली आर्टरी है, इससे हम लोग जाएंगे गाइड वायर के थ्रू, वहाँ पे डाई डाल के पिक्चर खींचेंगे। उसके बाद में पेशेंट आपके पास में वापस से वार्ड में आ जाता है, तो नर्सिंग एक्शंस प्रायोरिटी पे क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो रूटीन वाले हमारे रहते हैं कि नर्सिंग स्टाफ के पास जैसे पेशेंट आता है, कोई भी प्रोसीजर के बाद में आपको सबसे पहले वाइटल्स लेने होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या देखनी है कि इसमें आपने हाथ की आर्टरी से वो लोग गए और उन्होंने वेसल को आर्टरी को पंक्चर करा और उसका एक ग्राफिकल पिक्चराइजेशन बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों हाथों की जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी की जो पल्सेस है दोनों हाथों की, वो एक साथ चेक करनी है। रीज़न, क्योंकि एक साइड से पंक्चर हुई है और एक साइड से पंक्चर नहीं हुई, एक साइड का नॉर्मल है। तो अगर मान लो कुछ परेशानी रहेगी, कहीं कुछ ब्लॉकेज हुआ, कहीं कुछ रुकावट हुई, कहीं कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे में क्या है कि वो दोनों सिमेट्रिकल नहीं रहेंगी, बराबर नहीं आएंगी। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि आपको दोनों हाथों की रेडियल आर्टरीज के पल्सेशन चेक करने हैं, एंड दिस इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट। मोस्ट एसेंशियल पार्ट क्यों है, क्योंकि अगर मान लो कोई क्लॉट बन गया और वो ब्रेन तक चला गया है, फिर ब्रेन आगे कोई क्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे कोई क्लॉट बना हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, सडन हार्ट को रोक सकता है, स्टेनोकार्डिया करा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही आप प्रोसीजर कोई भी प्रोसीजर करके आते हो, उसके बाद में पेशेंट आपके पास में आया, दोनों साइड की रेडियल आर्टरी की पल्सेस आपने चेक कर ली, इक्वल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब बराबर है दोनों में, तो मतलब कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो यू हैव टू नोटिफाई द डॉक्टर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिनारियो कुछ भी दे सकता है। ए 67 ईयर ओल्ड फीमेल केम आफ्टर सेरेब्रल एंजियोग्राम टू द वार्ड एंड व्हाट प्रायोरिटी एक्शन नर्स विल डू। तो वो क्या करेगी, दोनों साइड की रेडियल आर्टरी के जो पल्सेस है उसको चेक करेगी। अब उसमें थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है कि while checking bilateral pulses are not equal, what action nurse will do? She will notify the doctor, she will call the doctor, ठीक है। अब एक बात आती है, assess the client heart and lung sounds in heart failure patients। अब हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट को हम लोग 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर वालों को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। एक तो हो गया राइट साइड का और एक हो गया अपना लेफ्ट साइड का। सिंपल है। लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लंग्स से ब्लड आया, लंग्स से ब्लड कहाँ पे आता है, इसमें, इससे वेंट्रिकल में, और यहाँ से कहाँ गया, ऑर्टा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या हुआ, ब्लड जो है साफ ब्लड आया, लेफ्ट साइड वाले हार्ट में आया और वो कहाँ चला गया,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब वो चला गया तो अगर मान लो इस साइड की परेशानी होगी, ठीक है, ये वाला पंप फेल हो गया तो इसमें ओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, ओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ रुकेगा, वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल कौन सी साइड का एनलार्ज होगा, लेफ्ट साइड का, ठीक है। लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा एनलार्ज भी वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो ब्लड भर गया तो एट्रिया में भर जाएगा, और एट्रिया में भर गया तो ये कहाँ भर जाएगा, पीछे लंग्स में भर जाएगा, क्योंकि लंग्स से तो वापस आ ही नहीं पा रहा है ना। राइट साइड वाला सिस्टम ठीक है, राइट साइड वाले ने क्या करना है कि जो बॉडी से जो आ गया ब्लड, उस ब्लड को राइट एट्रिया में आ गया और राइट एट्रिया से कहाँ जाना है, ये लंग्स के पास जाना है, ठीक है। तो अगर ये वाला सिस्टम फेल हो गया तो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रिया से, और लेफ्ट एट्रिया में कहाँ से आ रहा था, लंग्स से। तो लंग्स में क्या हो गया, फ्लूइड भर गया, पल्मोनरी एडेमा हो गया, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, और आगे ब्लड जा नहीं रहा है तो पेशेंट को क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेस ब्लड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिंपल है। अब बात करें अगर मान लो राइट साइड वाला हार्ट फेलियर हो जाता है तो राइट साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पूरे बॉडी से आ रहा है, ठीक है। अब बॉडी से ब्लड तो आ रहा है और ये जा कहाँ रहा है, ये राइट एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहाँ जाना था, ये लंग्स में जाना था। अब ये वाला फेल होगा तो इसने क्या है कि ये लंग्स के पास में ब्लड नहीं फेंकेगा। अब लंग्स के पास ब्लड नहीं फेंकेगा तो पहले ये वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया, वेंट्रिकल के पास बाद में क्या, एट्रिया एनलार्ज हो गया, और एट्रिया के बाद में क्या होगा, जो पीछे वेन्स है, वेन्स में ब्लड की पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा इसमें, पहले राइट वेंट्रिकल एनलार्ज मिल जाएगा, राइट एट्रिया एनलार्ज मिल जाएगा, इनकी साइज तो बढ़ गई, ठीक है। अब इनके पास में ब्लड कहाँ से आता है, तो वीना कावा से आता है इसका पास। अब वीना कावा में क्या हो जाएगा, ब्लड भर जाएगा, तो ये नेक की जो वेन्स है वो नेक वेन्स डिस्टेंड हो जाएंगी। अब नेक वेन्स डिस्टेंड हो गई तो पीछे की तरफ ब्लड बढ़ता जाएगा तो पीडल एडेमा आ जाएगा। भाई पैरों में जो ब्लड था वो कहाँ जाना था, हार्ट के पास जाना था राइट साइड में, तो वो राइट साइड में नहीं गया तो क्या होगा कि पैरों में ब्लड स्टैंडिंग पोजीशन में जो ग्रेविटी है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरों में भी सूजन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लंग्स ज़्यादा इफेक्ट होंगे। अगर एक बात याद रखनी है तो लेफ्ट फॉर लंग्स, लंग्स में पानी भरेगा, और राइट वाले में कहाँ भरेगा, बॉडी के जो वेन्स है, वीनस सिस्टम है, उसमें पानी भर जाएगा। अब पेशेंट के समस्या क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर स्पेसिफाई नहीं करा है तो हो सकता है राइट और लेफ्ट दोनों के दोनों फेल हो गए, ठीक है। हो सकता है लेफ्ट वाला फेल हुआ, हो सकता है राइट वाला फेल हुआ। तो अगर फेलियर की बात करिए तो मतलब हार्ट के साउंड्स हैं वो कमज़ोर होंगे क्योंकि हार्ट फेलियर में, और लंग्स के साउंड कमज़ोर होंगे क्योंकि लंग्स में क्या हो गया, फ्लूइड भर गया है, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है हार्ट फेलियर में, हार्ट साउंड्स भी देखने हैं और लंग साउंड्स भी देखने हैं। हार्ट साउंड्स आप 5 पॉइंट्स पे देख सकते हो, राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल, लेफ्ट राइट दोनों सेकंड इंटरकोस्टल, उसके बाद में जिफिस्टर्नम पर एक अपाइकल, और ये जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे 5 पॉइंट्स देखने होते हैं। लंग्स के लिए आप बैक में देख सकते हो, लेटरल साइड्स पे देख सकते हो। कैसे देखते हो, जो लाइंस बना रखी है हमने, बीच वाली लाइन, मिड लाइन, उसके बाद में मिड क्लेविकुलर लाइन, उसके बाद में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एक्जिला, ये एक्जिला है तो इस तरफ वाली एंटीरियर पार्ट है तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, बीच वाली मिड एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और पीछे स्केपुलर लाइन, और फिर से वर्टिब्रल लाइन। ये कोई सी भी लाइन पे आप मैक्सिमम ऊपर, बीच में और नीचे कहाँ तक एरिएशन हो रहा है तो लंग्स के साउंड है, एयर के साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोपोनिन टी इंक्रीजेज फर्स्ट और सूनर इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
बाकी डिटेल में हमने जो एमआई वाला टॉपिक है उसमें कवर करा हुआ है ये कि एमआई में कौन कौन से मार्कर कितनी कितनी देर में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मार्कर बढ़ता है दैट इज ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पेसिफिसिटी फॉर मायोकार्डियल सेल इंजरी। ये हमने एमआई वाले टॉपिक में पढ़ रखा है। सिंपल आपको याद रखना हो तो अर्लीस्ट फर्स्ट सूनर मार्कर है और ये बहुत ही हाई स्पेसिफिसिटी रखता है। देखो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक मान लो कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, 6 लाख की पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 6 लाख की पॉपुलेशन है। अब 6 लाख की पॉपुलेशन पे आपको जांच मतलब आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, स्क्रीन करना है इस जनसंख्या में। मान लो कोरोना कितना, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की बात कर लेते हैं, कोरोना के केसेस कितने। अब कोरोना टेस्ट करना है तो आपको कौन सा टेस्ट चाहिए, जो सेंसिटिव हो, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क करे, मतलब जो नेगेटिव है उनको भी वो पकड़ ले, उनको भी वो पॉजिटिव दिखा दे, बट वो जो पॉजिटिव है उसको मिस नहीं करेगा। तो ये क्या मिस नहीं करेगा, विल नॉट मिस पॉजिटिव केस, ठीक है। इसका पॉजिटिव केस मिस नहीं होने चाहिए। इसमें फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है ज़्यादा, फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। अब ये सारे केसेस जो पॉजिटिव आ गए, अब उनमें इलाज करना है आपको, है ना। स्क्रीन करना है तो सेंसिटिव टेस्ट देखना होता है और आपको ट्रीटमेंट करना है कि इन मरीजों का इलाज करें। ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आपको पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना है कि इसमें ये बीमारी सच में है या फिर ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव कैसे पकड़ेंगे, तो जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो करेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट है वो करेंगे, उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो ये आगे स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पॉजिटिव आ गए उसमें स्पेसिफिक टेस्ट करके देख लिया कि वो रियली पॉजिटिव हैं, तो उनको आप ट्रीट करोगे। तो सिंपली आपको अगर 2 लाइन याद रखनी हो, स्क्रीनिंग करनी है तो सेंसिटिव टेस्ट चाहिए और ट्रीटमेंट करना है तो स्पेसिफिक टेस्ट। ये कैसा है, ये स्पेसिफिक है। ये अगर मान लो पॉजिटिव आ गया तो आप मान के चलोगे कि मायोकार्डियल सेल्स की इंजरी स्टार्ट हो गई है और उसको आपको प्रॉम्प्टली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो नर्सिंग स्टाफ के लिए इसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट सिनेरियो दे दिया, ट्रोपोनिन टी बढ़ा हुआ है, व्हाट एक्शन नर्स विल डू, तो वो नोटिफाई करेगी और वो ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करेगी कि ये पेशेंट है, इसमें मायोकार्डियल मसल्स जो हैं उनकी इंजरी स्टार्ट हो गई है, तो अकॉर्डिंगली उसको रिपरफ्यूजन या फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है वो प्लान करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, ठीक है। कोरोनरी कोर जहां पर भी आ गया, कोर डिनोट्स टू हार्ट, आर्टरी की बात कर ली तो आर्टरी सप्लाई। अब उसमें कहीं रुकावट होगी तो उसमें क्या करा है कि उस रुकावट को चौड़ा करके उसमें क्या डाल दिया गया है, छल्ला डाल दिया गया, स्टेंटिंग कर दी गई है। अब स्टेंटिंग करने के बाद में पेशेंट, यू विल रिसीव ए पेशेंट आफ्टर कार्डियक स्टेंटिंग, व्हाट प्रायोरिटी एक्शन या फिर व्हाट नर्स विल सर्च फॉर। मतलब इसमें क्या करा गया है कि पंक्चर लिया गया, पहली चीज़ है ना, ब्रेकियल से लिया गया हो या फिर फिमोरल से लिया गया हो। पंक्चर लेके क्या करा गया है कि हार्ट की आर्टरी तक गया, आर्टरी तक पहुँचे, आर्टरी तक पहुँचने के बाद में उसमें जो रुकावट थी, जो ब्लॉकेज था, रुकावट को टर्मिनोलॉजी में हम ब्लॉकेज बोलते हैं, तो वो ब्लॉकेज कितनी वेसल्स में था उसको सिंगल वेसल डिजीज भी बोलते हैं। मतलब एक वेसल में हो तो सिंगल वेसल डिजीज, 2 में हो तो डबल वेसल डिजीज, 3 में हो तो ट्रिपल वेसल डिजीज, ठीक है। जनरली 2 वेसल तक तो स्टेंटिंग करते हैं और 3 या 3 से ऊपर होते हैं तो हम लोग बाईपास प्रोसीजर के लिए जाते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अगर मान लो ये करके प्रोसीजर करके आपके पास में मरीज़ वापस भेजा गया है तो आपको सबसे पहली चीज़, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसीजर के बाद में सबसे पहले इमीडिएटली क्या चीज़ देखनी होती है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज कलेक्शन हो तो उसको हम हेमेटोमा बोल देंगे, और अगर कंटिन्यूस ब्लीड हो रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेमोरेज बोल देंगे। तो ये ही एक प्रायोरिटी एक्शन है जो कोरोनरी आर्टरी स्टेंटिंग के बाद में नर्स को देखना होता है ना। इलाज नहीं करना है, देखना है और नोटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसने नोटिफाई कर लिया था। तो मेडिको लीगली और एथिकली दोनों तरीके से ये राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया
अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यू विल रिसीव ए पेशेंट ऑफ 70 साल की फीमेल है, पोस्ट कोरोनरी आर्टरी स्टेंटिंग आपके पास में वार्ड में आती है, और यू विल सी ए कलेक्शन ऑफ ब्लड, और यू विल सी ए इंक्रीज इन पल्स बाय 20-30, या फिर उसमें दे सकते हैं यू विल डिक्रीज बीपी, यू विल सी या यू विल नोटिस डिक्रीज ऑफ बीपी। तो ये सारे के सारे मतलब क्या हुआ, वेसल्स के अंदर जितना ब्लड चाहिए था वो कहीं लीक कर रहा है, तो वो लीक आपको दिख सकता है। नंबर 1 चीज़ दिखने को हम क्या बोलेंगे, हीमेटोमा। आप उसको छू के महसूस कर सकते हैं, सूजन दिखेगी, हीमेटोमा दिखेगा। आप उसको पल्पेट करके पल्स से, पल्स कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा, तो टेकिकार्डिया आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको वॉच करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि अगर आपके पास में कोई पेशेंट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये कैथेटराइजेशन क्या होता है, कोई भी आपने स्टेंटिंग करी, कोई भी इसके अंदर प्लास्टिक की जो शीट डाली और उसके बाद में जो भी प्रोसीजर करा उसको बोलते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन कर दिया, जनरली हम या तो हाथ की आर्टरी से जाते हैं, पैर की से जाते हैं। हाथ वाली को हम ब्रेकियल बोल रहे हैं और पैर वाली को हम ग्रोइन वाली को हम फीमोरल बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो इसमें क्या है कि पेशेंट है, उसके कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में पेशेंट पीडल पल्स फर्स्ट व्हेन चेक द क्लाइंट्स पीडल पल्सेस फर्स्ट व्हेन क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ नम्बनेस एंड पेन 2 आवर आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो सिंपल क्या हुआ कि जो आर्टरी है या फिर जो वेन है जिसके थ्रू आप गए, है ना, जिसके थ्रू वो प्रोसीजर करा गया, अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे नस की जो वाल है, एंडोथीलियल वाल है, उसमें डैमेज हुआ, ठीक है। और इन पेशेंट्स में क्या है, क्लोटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, और क्लोटिंग को रोकने के लिए हम लोग हिपेरिन का इन्फ्यूजन या फिर जो ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए जो मेडिसिन है वो चालू रहती हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या चेक करना है कि जो जिस पार्ट में करा गया उससे अगर मान लो वहाँ पे ब्लॉक हो गया कोई, ठीक है, वहाँ पे कोई थक्का जम गया खून का, तो उससे डिस्टली क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो क्या होगा, आपको क्या है, पल्सेशन महसूस नहीं होंगे। पल्सेशन महसूस नहीं होंगे, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम है, तो वहाँ पर मरीज को क्या तकलीफ होगी, मरीज को ब्लड का सप्लाई नहीं है, तो वो पार्ट है वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, पेल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका, और वहाँ के पल्सेस चले जाएंगे। थोड़े टाइम बाद में उसको नंबनेस आ जाएगी, और नंबनेस के बाद में उसको सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको दे दें, मतलब वेसल से आपने छेड़खानी करी है, वेसल से प्रोसीजर करा गया है, तो उससे डिस्टली सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये नर्स को देखना होता है, क्योंकि वार्ड में पेशेंट को नर्स ही डील कर रही होती है, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में पेशेंट अगर नंबनेस और पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो आपको क्या चेक करना है कि उसके पल्सेस प्रेजेंट है कि नहीं है। पल्सेस प्रेजेंट है मतलब सप्लाई इंटेक्ट है, पल्सेस प्रेजेंट नहीं है तो मतलब सप्लाई चली गई है, तो इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक टर्म दे रखी है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है। ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है, तो ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, इसमें क्या है कि मरीज लेट नहीं पा रहा है, ठीक है। ऑर्थोपेनिया का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को लाइंग डाउन पे, सीधा लेटने पे, सुपाइन लेटने पर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्निया हो रहा है, तो उसमें पेशेंट क्या करेगा, आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा, टेबल वगैरह है, फिर जो कार्डियक टेबल बोलते हैं इसको अपन, कार्डियक टेबल के सहारे वो आगे झुक के बैठा रहेगा, ठीक है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या होगा कि मरीज सीधा लेटने पे सांस नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, हार्ट फेल्योर हो रहा है। अब हार्ट फेल्योर हो रहा है, फिर से उसने बताया नहीं राइट साइड का हो रहा है लेफ्ट साइड का हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि दोनों साइड के हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या है कि अगर प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई नहीं हुआ और ट्रीट नहीं हुआ तो दोनों साइड का ही जाना है ना। लेफ्ट वाला है तो राइट वाले को अफेक्ट करेगा, राइट वाला है तो लेफ्ट वाले को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों पोजीशन में हम मान के चलते हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है तो फेफड़ों में पानी भर रहा है, तो फेफड़ों में पानी भरने को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एडेमा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो पीछे की तरफ हार्ट के पास में, हार्ट से जो ब्लड पंप होके आ रहा है राइट वेंट्रिकल से, वो लंग्स में जा रहा है और लंग्स में पानी भर गया। ऐसे में पेशेंट को क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ होगी सीधा लेटने पर, कारण क्योंकि जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है उसमें पानी भर गया, ठीक है।
तो अब मरीज क्या करेगा, बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट, बॉडी क्या करेगी, ट्राई टू कंपनसेट। तो ऐसे में हेल्प कैसे मिल सकती है, तो जो कार्डियक टेबल है उसके ऊपर आगे की तरफ मरीज झुक के बैठेगा, तो उसमें क्या है कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करेगा, फ्लूइड को नीचे खींचेगा और एयर को ऊपर जाने देगा। तो एक लाइन बन जाएगी और उस लाइन के ऊपर ऊपर एरिएशन होता रहेगा, ठीक है। इसलिए जो कार्डियक पेशेंट्स आप जब भी वार्ड में काम करोगे, मरीजों को देखोगे तो मोस्टली टाइम पर वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो आगे झुक के बैठे होंगे। तो कारण क्या है इसका, कि उनको सांस लेने में तकलीफ है, सीधा लाइंग सुपाइन पे, है ना। वो रात को नींद से अचानक से उठ जाते हैं क्योंकि सांस नहीं आ रहा होता, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसे में क्या हो, आगे सीधा झुक के बैठ जाएंगे। और इस पोजीशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑर्थोपेनिक पोजीशन मैंने आपको दिखा दी कैसे बैठता है, आगे झुक के बैठता है, सीधा बैठता है, ठीक है। हेल्प्स टू एलिवेट डिस्ट्रेस इन ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, क्यों, क्योंकि फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। अब ऑर्थोपेनिक पोजीशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, अलाउज मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन, जितना लंग फैल सकता है उसको चांस मिलेगा फैलने का। कारण ग्रेविटी से फ्लूइड नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो हवा के लिए स्पेस बचता है वहाँ से वो मैक्सिममली यूज कर रहा होता है, ठीक है। ग्रेविटी से एब्डोमिनल विसरा भी नीचे चला जाएगा, एब्डोमिनल विसरा पे भी विसरा का प्रेशर भी नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या है कि डायफ्राम को भी सपोर्ट मिलेगा, स्पेस मिलेगा फॉर वर्किंग, ठीक है। ये मरीज कैसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगे नहीं, बहुत परेशान होंगे। और परेशान आदमी को आप थोड़ा सा छेड़ते हो तो उसके हाइपर रिएक्शंस होते हैं। वार्ड में रूटीनली नर्सिंग स्टाफ फेस कर रहा होता है, अचानक से कोई पेशेंट होता है, एग्रेसिव हो जाता है, बेड टॉकिंग्स करने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है, मिसबिहेव करने लग जाता है। तो ये सारे के सारे हमें पेशेंट की कंडीशन समझनी चाहिए कि वो पेशेंट कैसा है, स्ट्रेस में है, उसको सांस नहीं आ रहा है, वो परेशानी में है। और परेशानी में पेशेंट कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं। छोटी सी भी परेशानी पे, छोटी से भी ट्रिगरिंग पॉइंट, मरीज को क्या है, हल्का सा छेड़ने पर भी, हल्की सी कोई ट्रिगरिंग बात मिलने पे, बेडशीट खराब है, बेडशीट ठीक नहीं है, ऐसे में वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है ना। छोटी सी चीज़ पे इरिटेबल रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, रेस्टलेस मतलब वो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है बेड पे, ठीक है। एनसीएस है क्योंकि सांस नहीं आ रहा है, परेशानी है। मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ी हुई रहती हैं, ठीक है। हार्ट रेट और बीपी, दीज कॉम्प्लिकेट हार्ट फेलियर। रूटीनली पहले हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है जब तक बीपी कंपनसेटरी नॉर्मल करा हुआ रहता है। जैसे जैसे फेलियर में जाता जाएगा ये और ये इनका प्रोपोर्शन है वो बिगड़ता जाएगा, बीपी कम होता जाएगा, हार्ट रेट सर्टेन टाइम तक बढ़ेगी और हार्ट फेलियर और हार्ट स्टॉप। क्योंकि एक मांसपेशी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो पहले तो वो कोशिश करेगी एक्स्ट्रा कंपनसेट करने की, कंपनसेट के बाद में उससे काम नहीं हो पा रहा है तो सरेंडर मतलब हार्ट फेलियर, हार्ट स्टॉपेज, और इफ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड एंड डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड देन पेशेंट में डाई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है। ये क्या होता है, जनरली फेरिंजाइटिस के एपिसोड्स आते हैं इसमें, और फेरिंजाइटिस के बाद में क्या होता है कि वो एंडोकार्डाइटिस में भी चला जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिनेरियोज दे देते हैं डिफरेंट कि एक पेशेंट था, पेशेंट को पहले गले में दर्द हुआ, है ना, गले में दर्द हुआ तो किसकी बात करना चाह रहा है, फेरिंजाइटिस की। अब उसके बाद में पेशेंट को टैकीकार्डिया स्टार्ट हो गया है और हार्ट फेलियर स्टार्ट हो गया, बीपी फॉल होना, मतलब कोई भी सिनेरियो बना दिया XYZ, गले में दर्द से स्टार्ट करा और हार्ट के ऊपर चला गया, तो मान के चलो कि ये बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी की बात कर रहा है। अब बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी है, उसमें चेंजेस क्या क्या रहते हैं, दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक तो होता है ओस्लर नोड, ठीक है, और ओस्लर नोड क्या होता है, तो इसमें पेनफुल होते हैं ये लोग, ठीक है। ओस्लर्स आर पेनफुल लीजन्स, ओस्लर नोड होते हैं, और एक होते हैं जेनवेज नोड, ठीक है। तो ओस्लर नोड होते हैं, पेनफुल नोड होते हैं, और उंगलियों पे होते हैं, है ना, अंगुलियों या पैर की, हाथ की, दोनों पे, ठीक है। और जो जेनवेज नोड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं हथेली, पाम्स एंड सोल्स पे, एंड सोल। तो आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो पहला तो ये सिनेरियो घुमा सकते हैं, गले में दर्द था, उसके बाद में एंडोकार्डाइटिस के कोई फीचर्स दे दिए, बुखार चालू करवा दिया, हार्ट संबंधी परेशानियां चालू करवा दी, उसके बाद में बोल दिया 2 सैंपल करवाए थे वो भी पॉजिटिव आ गए,
तो मतलब ये बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी की बात करना चाह रहा है, एंडोकार्डाइटिस और फेरिंजाइटिस को कनेक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आगे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ओस्लर नोड मतलब पेनफुल नोड्स, पेनफुल लीजन्स, हाथ और पैर की उंगलियों के बारे में, और जेनवेज लीजन या जेनवेज नोड ये होते हैं पाम और सोल्स पे, ठीक है, ये पेनलेस होते हैं। जेनवे इज पेनलेस एंड ओस्लर इज पेनफुल, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, हथेलियों पे दर्द कम होता है, उंगलियों की टिप पे दर्द ज़्यादा होता है ना। तो उंगलियों की टिप पे जो होंगे दैट विल बी ओस्लर नोड, और हथेलियों पे जो होंगे, हथेली और सोल्स पे जो होंगे दैट विल बी जेनवेज नोड, ठीक है। अब एक ड्रग आती है अपनी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं जिसको हम स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन। ये क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। डायूरेटिक का क्या, तो इसमें क्या है, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं फ्यूरेसेमाइड, लासिक्स नाम से मिलती है, ब्रांड नेम लासिक्स रहता है, और वार्ड्स में भी हम यही नाम यूज कर रहे होते हैं कि इसको लासिक्स लगा देना, क्योंकि जैसे हम टूथपेस्ट को कोलगेट बोलने लग जाते हैं, वैसे डायूरेटिक्स को हम लोग, फ्यूरेसेमाइड को हम लोग लासिक्स बोलने लगे उसके ब्रांड नेम के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पोटेशियम लॉस होता है, और जहाँ पर पोटेशियम स्पेयरिंग की जरूरत है हमें, या कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, स्पाइरोनोलेक्टोन मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। अब आपको पता होना चाहिए पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब पोटेशियम तो इसने बॉडी के अंदर रोक लिया, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम रुक रहा है और डायलिसिस भी हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कोई भी फूड या फिर कोई भी ऐसा फूड आइटम जो पोटेशियम, जिसमें पोटेशियम होता है, जैसे पोटैटो, आलू हो गया, एवोकाडोज हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, जो खजूर वगैरह डेट्स हैं वो हो गए, ये कैंटेलोपे हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपको स्टॉप करवाने होते हैं। कारण आपसे क्या है, डाइट के बारे में पूछ लिया कि ए पेशेंट इज ऑन स्पाइरोनोलेक्टोन एंड आस्क फॉर ईटिंग बनाना, तो मतलब क्या है कि वो आपको कहाँ घुमाना चाह रहा है कि स्पाइरोनोलेक्टोन की बात कर ली, मतलब पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक की बात कर ली। अब और क्या कर रहा है, और बनाना दे रहा है उसको, बनाना के लिए पूछ रहा है, तो पोटेशियम प्लस पोटेशियम मतलब हाइपर पोटेशियमिया, और बॉडी में जैसे पोटेशियम बढ़ेगा हाइपर कैलेमिया बढ़ेगा, तो क्या होगा, फर्दर परेशानियां चालू हो जाएंगी। और पोटेशियम के लेवल अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, 6-7 के आसपास होते हैं, तो दीज आर कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पेशेंट को हार्ट परेशानियां चालू हो जाएंगी, जो हार्ट की रिदम्स हैं वो ख़राब होना चालू हो जाएंगी, एरिथमिया स्टार्ट हो जाएगा, और पेशेंट कैन डाई ड्यू टू हाइपरकेलेमिया, ठीक है, कार्डियोस्टेनोसिस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना चाहता है, स्पाइरोनोलेक्टोन की बात कर ली, तो आपको पता होना चाहिए ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। नंबर 1 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है। नंबर 2 अगर वो थोड़ा एडवांस पे जाता है, साथ में कोई और पोटेशियम कंटेनिंग फूड के बारे में बात कर ली, तो मतलब हाइपरकेलेमिया पे जाना चाह रहा है, तो मतलब आपको रोक के रखना है, हाइपरकेलेमिया में नहीं जाने देना है। हाइपरकेलेमिया कौन कौन सी कंडीशंस में और मिल सकता है, तो रीनल फेल्योर में, और जो बर्न पेशेंट्स हैं इनमें भी क्या होता है, हाइपरकेलेमिया मिलता है। सिंपली अगर हम थोड़ी सी बात करें इस हाइपरकेलेमिया के बारे में, डिटेल बात तो हम जहाँ पे कंसर्निंग टॉपिक्स हैं वहाँ पे हो चुकी है। तो सेल, ये मान लो एक कोई सेल है, तो सेल के अंदर तो पोटेशियम होता है और बाहर की तरफ सोडियम होता है, ये आपको सिंपल एज दैट याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बॉडी की सेल्स अगर ज़्यादा टूटेंगी, है ना, कोई भी कंडीशन में, तब क्या होगा, ये पोटेशियम है वो बाहर निकल गया। तो कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बर्न पेशेंट हो सकता है, जल गया, जला तो सेल्स डिस्ट्रॉय हुई तो उसके बाद में पोटेशियम लेवल बढ़ गए। दूसरा कहाँ हो सकता है, ट्यूमर है, गांठ है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है, उस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी ये बढ़ सकता है। XYZ कोई भी सिचुएशन जो आपके समझ में आती है कि इसमें कोशिकाएं टूट रही हैं, MI हो गया, या फिर कोई भी जिसमें सेल्स टूट रही हैं, उन सब में क्या अंदर से पोटेशियम बाहर निकल गया, नंबर 1 चीज़। दूसरा, पोटेशियम कहाँ से आपके पास में बच सकता है, तो पोटेशियम क्या है, अगर मान लो पोटेशियम यूरिन के साथ में एक्सक्रीट नहीं हो रहा है ना, पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा या एक्सचेंज नहीं हो पा रहा,
रीनल फेलियर है, किडनीज हैं वो फेल हो गई हैं, गुर्दे फेल हो गए हैं, तो इन सब सिचुएशंस में भी पोटेशियम लेवल है वो बढ़ जाएंगे। अब हाइपरकैलेमिया पे आ गए हम। हाइपरकैलेमिया पे आ गए तो ईसीजी में एक फेवरेट क्वेश्चन होता है हाइपरकैलेमिया मतलब ये प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, ये थोड़ा कम पूछते हैं और ये टॉल टी वेव सदियों से पूछते आ रहे हैं और पूछते रहेंगे कि जब जब पोटेशियम बढ़ेगा तब तब टी वेव है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। पीआर इंटरवल है और क्यूआरएस, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, वाइड क्यूआरएस और टॉल टी वेव, ठीक है। तो टॉल टी वेव पे ज़्यादा पूछते हैं, इन पे थोड़े कम पूछते हैं। ईसीजी में क्या चेंजेस होते हैं? ईसीजी में एज से आपको ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि फेलियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जो हमने अभी बात करी थी, कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल है, राइट साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो बॉडी से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है। अब राइट साइड में क्या है कि राइट साइड का पंप हो गया फेल, तो जो सिस्टम में ब्लड है वो सिस्टम में रह जाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा? इक्वलाइज दिस प्रेशर फ्लूइड मूवमेंट्स इनटू टिश्यू, वो क्या होगा? नसों में पड़ा रहेगा, नसों में और दबाव बढ़ा तो नसों से बाहर निकल जाएगा और उससे क्या करेगा? एडेमा कराएगा। कहाँ पे? मोस्टली एडेमा कहाँ पे मिलेगा? तो जो डिपेंडेंट पार्ट होगा बॉडी का। पेशेंट हम चलते हैं तो ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी काम करती है तो ग्रेविटी सब चीज़ों को नीचे खींचती है, और नीचे खींचती है तो क्या होगा? अगर वो मरीज चलेगा फिरेगा तो उसके क्या होगा? जो पैर हैं, जो पीडल है, पीडल एडेमा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट लेटा हुआ रहेगा तो एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसाइटिस, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा? आपको याद कैसे रखना है कि राइट साइड का जो पंप है वो फेल हुआ तो वो आगे फेंकेगा नहीं ब्लड, और राइट साइड वाले को कहाँ फेंकना होता है? लंग्स तक, ठीक है। तो लंग्स तक फ्लूइड जाएगा नहीं तो इसमें होगा क्या? फ्लूइड है वो नीचे का नीचे पड़ा रह गया, सिस्टम में पड़ा रह गया, हार्ट तक आया ही नहीं, वो हार्ट का पंप है वो फेल कर गया राइट साइड का। तो अब एसाइटिस से क्या होगा? पेट के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक फीता लेके अम्बलाइकस के ऊपर या फिर एक फिक्स मार्किंग कर दो, ठीक है, क्योंकि रोज़ आप हो सकता है आप डिफरेंट मार्किंग पे चेक करोगे तो वो जो डायमीटर है वो डिफरेंट मिल सकता है, गिर्थ है वो डिफरेंट मिल सकती है। तो फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? एक फिक्स मार्क कर लिया कि इस निशान पे कल चेक करा था, इस निशान पे आज चेक करा है, 4 घंटे पे चार्टिंग करनी है, 6 घंटे पे चार्टिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? फिक्स मार्किंग कर ली, एक टेप ली, इंची टेप, उससे मेजर करा और नोट कर दिया, है ना। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस के बारे में पूछ सकता है। तो एक तो फिक्स मार्किंग पे होना चाहिए, उस पर निशान बनाया हुआ होना चाहिए और उसको बार बार चेक करना होता है। इसमें क्या है कि इसमें राइट साइड का पंप फेल कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि पानी जो फ्लूइड है लेफ्ट साइड वाला तो फेंकता रहेगा, तो लेफ्ट साइड वाला फेंकेगा, राइट साइड में पहुंच नहीं रहा है तो वहाँ से क्या वो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। लीकेज कहाँ पे होगा? टिश्यू में होगा, एब्डोमिनल कैविटी में हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? एसाइटिस। और एसाइटिस होने की वजह से पेट की जो कैविटी है उसमें क्या है कि उसमें हड्डियाँ नहीं है, उसमें तो मांसपेशियों की कवरिंग है, तो वो फूलना चालू हो जाएगी और फूलने में हम इसको लिखेंगे इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आई थिंक यू कैन आंसर इट नाउ। अब राइट वेंट्रिकल की फेलियर की बात करें तो इन राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर ब्लड बैक्स अप इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बात करेंगे तो आर्टेरियोल्स के बाद में आते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? ये कैपिलरी तक तो क्या आर्टरीज का कंट्रोल रहता है, वहाँ तक प्रेशर से ब्लड आ रहा है। रिजल्ट इन इंक्रीज प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल स्पेस कॉजिंग एडेमा। सिंपल है, पाइप के अंदर पानी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो लीक कर रहा है। छोटे छोटे इसमें हर वेसल में छेद होते हैं, उन छेद से क्या होगा? वो बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एडेमा। अब राइट साइड का वेंट्रिकल फेल हो रहा है ना, राइट साइड का हार्ट फेल हो रहा है तो लंग्स के पास में फ्लूइड नहीं जा रहा, लंग्स के पास में ब्लड नहीं जा रहा, तो ब्लड क्या है जो पीछे की तरफ जमा होना चालू हो जाएगा। पीछे की तरफ कहाँ जमा होगा? ऊपर की तरफ होती है आईवीसी, आईवीसी के बाद में सिस्टेमेटिक वेन्स और सिस्टेमिक वेन्स के बाद में वेन्यूल्स, तो सब के सबसे लीकेज होगा तो क्या होगा? एडेमा आएगा। एडेमा में बात करें तो इसको हम
एक तरीका और होता है इसको लिखने का, डिपेंडेंट पार्ट, मतलब मरीज चलेगा फिरेगा तो पैरों में सूजन आ जाएगी, पैर खूब मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है, पेट में पानी भर गया तो एसाइटिस। अब लीवर के पास में भी अच्छी खासी सप्लाई होती है वीनस ब्लड की, है ना, क्योंकि लीवर के अंदर जो दो सप्लाई होती हैं, पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी, तो पोर्टल वेन तो वीनस ब्लड होता है ना, मेनली वीनस ब्लड होता है, तो इसमें क्या है, ये वाला भी आगे नहीं जाएगा। अब ये आगे नहीं जाएगा तो लीवर की साइज बढ़ जाएगी, हिपेटोमेगेली हो जाएगा, ठीक है। लीवर के अलावा क्या क्या बढ़ सकता है, तो स्प्लीनोमेगेली भी हो सकता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, दोनों कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, टैकीकार्डिया, सांस लेने में तकलीफ, डिस्पनिया, मरीज अच्छे एनर्जी वाला हो गया, थका आ रहा होगा क्योंकि हार्ट फेल कर गया। हार्ट फेल्योर इज द फेल्योर ऑफ द हार्ट टू पंप एडिक्वेटली टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी, रिजल्टिंग इन ए बैकवर्ड बिल्डअप ऑफ प्रेशर इन द वेनस सिस्टम। जो हम बात कर रहे हैं वही लाइनें, वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हार्ट क्या है, हार्ट इज ए पंपिंग मशीन, पंप फेल कर गया, ब्लड आगे नहीं पहुंचा तो ब्लड एक जगह पे पीछे की तरफ उसमें प्रेशर बढ़ता रहेगा। राइट साइड का फेल करेगा तो बॉडी वाले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में बढ़ता रहेगा, लेफ्ट साइड वाला फेल करेगा तो फेफड़ों में पानी बढ़ता रहेगा, ठीक है, सिंपल। ज़्यादा आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें लॉजिक्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आराम से आप आंसर कर सकते हो। साइन सिम्टम लगभग सेम से रहेंगे, ये जो डिस्पनिया, फटीग, टैकीकार्डिया, ये सारे के सारे उसमें भी लेफ्ट साइड में भी मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें मेनली फिर डिस्पनिया पे जोड़ देंगे, इसमें मेनली एसाइटिस और एडेमा पे जोड़ देंगे, सिंपल। बात करते हैं अब कोई भी जगह पे एडेमा है ना, एडेमा है और राइट साइड का पंप है वो फेल कर रहा है, तो राइट साइड तक ब्लड पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पेशेंट की पोजीशन की बात करेंगे। तो अगर मान लो एडेमा है तो आप क्या करोगे कि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ रहा है उसको, इसलिए एडेमा ज़्यादा है, तो आप वो ग्रेविटी वाला जो अगेंस्ट है उसको प्लस कर दो कि ग्रेविटी आप पर्सन के पैर है वो ऊपर कर दो, है ना, पैर के नीचे 2 तकिए लगा के रेस्ट कर लेना, सूजन कम हो जाएगी। कॉमनली हम लोग ये बोलते हैं, जब भी मरीज के पैरों पे सूजन होती है हम बोलते हैं पैर के नीचे 2 तकिए लगाना और रेस्ट कर लेना। मतलब क्या हुआ, जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी को हमने कर दिया न्यूट्रलाइज और उसको कर रहे हैं हम यूज़, कि वो ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी तो खींचती रहेगी, अगर पैर ऊपर कर लिया तो ऊपर से नीचे खींचेगी। तो हमारा जो एडेमा वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी प्रोमोट्स वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय ग्रेविटी रिजल्ट्स रिड्यूस एडेमा, सिंपल। लिम्फेटिक्स में भी हम यही करते हैं, जो लिम्फेटिक के जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसमें पैरों में सूजन आती है, नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस, है ना, हाथी पाँव में क्या होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ही तो होता है। तो उसमें अगर मान लो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें भी सूजन है पैरों में, तो सिंपल सूजन के लिए हम क्या करते हैं, पैर ऊपर कर दो। पैर ऊपर करने को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एलिवेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। एडेमा इन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडेमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द डे विच डिसअपीयर्स एट नाइट इन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू ग्रेविटेशन। जो हम बात कर रहे थे उसी पे क्वेश्चन, कि एक मरीज है वो दिन भर चलता है, शाम को सूजन आ जाती है, कारण क्या होगा, हो सकता है तो दिस कुड बी ए फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है तो पीछे ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब एक बात करते हैं हम सीपीआर के बारे में, क्वेश्चन है कुछ कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीपीआर किस में करते हैं, सीपीआर उन पेशेंट्स में करते हैं, सीपीआर की वैसे अलग क्लास कर रखी है अपन ने, अच्छे लेक्चर्स है वो। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना होता है, स्टर्नम पे प्रेशर लगाना होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितना प्रेशर लगाना होता है, तो ये 2 से 2.5 इंच अंदर जाना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो 2 to 2.5 इंचेस ये लोअर होना चाहिए। ये बोन है, बोन को आपको प्रेशर लगाओगे तो लोअर जानी चाहिए। इसमें जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, कभी सीपीआर स्टार्ट करोगे तो इसमें रिब्स टूटती हैं। तो इनिशियली जब आपने पहली बार कर रहे हो तो आपको बड़ा डर लग रहा होता है, बट इसमें डरना नहीं होता, आपको ये कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि दिस इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अगर आप डरे कि ये रिब्स टूट गई या फिर ये नुकसान हो गया, तो इसमें क्या है, उतने में पेशेंट कैन कोलैप्स एंड एक्सपायर। तो आपको क्या करना है कि कंटिन्यू करना होता है, थोड़ा जेंटली करना होता है। बट अगर रिब्स टूटती हैं, क्योंकि ये ओल्ड एज या फिर फ्रेजाइल पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम सीपीआर कर रहे होते हैं फॉर लाइफ सेव, कि हमारे पास में टाइम नहीं है, हार्ट ने स्टॉप कर दिया काम करना, तो हम एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं उस हार्ट को।
तो हार्ट क्या है कि इस बोनी पार्ट के नीचे है, तो हमें क्या करना है कि जोर लगा के उस हार्ट के ऊपर कंप्रेशंस लगाने ताकि उसकी मांसपेशियाँ उनमें एक्टिविटी वापस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कितना अंदर जाना चाहिए, तो 2.5 इंचेस अंदर जाना चाहिए। इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स, ये प्रोसीजर होता है, ये आपको करना होता है, इंटरलॉक करके रखना होता है। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग है, ये फिंगर्स उसके ऊपर फिंगर्स तो इंटरलॉक हो गई है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ वन एंड ऑन द स्टर्नम एंड हील ऑफ द अदर ऑन टॉप ऑफ इट, ये वाला पार्ट इसको हम हील बोलेंगे, ये ऊपर होगा और ये हमारा इंटरलॉक करके ये एंड स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, प्रेशर यहाँ से आना चाहिए, ये हमने वहाँ पे कर रखा है। नर्सिंग फर्स्ट एक्शन इज इफ पर्सन फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पेशेंट आया आपके पास में, यू आर नर्स ऑन द ड्यूटी इन कैजुअलिटी, ए पर्सन केम फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है CPR, कि कहीं कुछ चांस है हार्ट को वापस रिवाइव करने का है, पेशेंट को रिवाइव करने का, तो आपको मेडिसिन, कैनुला, लार्ज बोर कैनुला, उसके साथ में क्या करना है, आपको CPR स्टार्ट करना है। CPR मतलब कार्डियक आपको मसाजिंग स्टार्ट करनी है एक टाइप से। इनिशिएट द कोड सो दैट एडिशनल हेल्प, कोड ब्लू रखते हैं, कोड ब्लू हॉस्पिटल में सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कोड ब्लू एक्टिवेट मतलब आपके लिए वो जो हेल्प है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, और कार्डियक डिफिब्रिलेटर उसमें ले आते हैं ताकि अगर मान लो ये आपके कंप्रेशन से हार्ट रिवाइव नहीं हो रहा है तो आप शॉक लगा के, झटका लगा के उसको सर्टेन करंट से आप उसको वापस स्टार्ट करो। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, ये आवर्स नहीं है, ये मिनट्स हैं, और इसको 3 से 4 मिनट कर लो। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज विल अकर इफ पेशेंट इज एनोक्सिक, मतलब क्या हुआ, हार्ट फेल, दिमाग के पास में ऑक्सीजन नहीं गई, सेंट्रली जो अपना वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं गई, तो वो डेड हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है अपना, ब्रेन चला गया तो ब्रेन कितनी देर में जा सकता है, एनोक्सिक फॉर 3 to 4 मिनट्स एंड ब्रेन विल डेड। ठीक है, इसको डिफरेंट ब्रेन डेड भी बोलते हैं, और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी बोलते हैं, एनोक्सिक ब्रेन इंजरी भी बोलते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझें तो दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए थी, 3 से 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन इज परमानेंटली डेड। और ब्रेन एक बार बॉडी में या फिर नेचर में नियम है, जो चीज़ वंस डेड मीन्स ऑलवेज डेड, एक बार डेड तो मतलब ये ब्रेन डेड हो गया पेशेंट। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग ए क्लाइंट वाज अनोक्सिक इज केप्ट इन द इंफॉर्मेशन व्हेन केयर इज गिवन टू द कार्डियक अरेस्ट ऑफ पेशेंट। ठीक है, CPR क्या है, CPR एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, बट ये क्या है कि सर्टेन सिचुएशंस में वर्क नहीं करेगा, है ना, हमेशा भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके पास मरीज अनरेस्पॉन्सिव एनोक्सिक लाया जाता है, आपको पता नहीं वो कितनी देर से ब्रीथ नहीं कर रहा है, कितनी देर से ऑक्सीजन सप्लाई है वो बंद है, तो आपके पास में प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री लेनी होती है रिलेटिव से। और अभी क्या है कि रिसेंट में जैसे एग्रेशन बढ़ता है, पब्लिक में एग्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पहले प्रॉपर हिस्ट्री साथ में लेते रहना होता है ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सको कि अगर 3 से 4 मिनट पहले अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुकी है तो ये ब्रेन डेड हो सकता है पेशेंट पर्सन, और हो सकता है हम इसको रिवाइव ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए, खुद के नॉलेज के लिए, खुद के बचाव के लिए भी ज़रूरी है, एज वेल एज आपको पर्सन के बचाव के लिए भी ज़रूरी है।